18 साल की रसिका कांपते पैरों के साथ कमरे में दाखिल हुई थी और पीछे से दरवाजा लॉक कर दिया। सामने ही बिस्तर पर 29 साल का युवान ठाकुर, हवेली का हाकिम, सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखें लाल और वो किसी जख्मी शेर की तरह लग रहा था। मेज पर वो तलाक का नोटिस पड़ा था, जिसने पूरे परिवार में युवान का तमाशा बना दिया था कि वो नामर्द है। अपनी नई नवेली कम उम्र पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सका। उसके अंदर इतनी मर्दानगी ही नहीं। युवान धीरे से उठता है, सिगरेट एस्ट्रे में मसलता है और रशिका की तरफ बढ़ता है। तो मैडम को लगता है कि मैं नामर्द हूँ। वो रशिका को बाजू से पकड़कर दीवार से लगा देता है और रशिका की सिसकियां थम जाती हैं। आज मैं बताऊंगा मर्दानगी क्या होती है और बिस्तर पर पत्नी को खुश कैसे किया जाता है कि उसकी जबान पर फिर कभी ये शब्द भूल कर भी ना आए। ये कहते हुए उसने अपनी शर्ट के बटन खोले थे। हवेली की ऊंची फसीलों से टकराती तूफानी हवाओं का शोर उस कमरे के भीतर पसरे सन्नाटे को तोड़ने में नाकाम था। अंदर लगी प्राचीन घड़ी की टिक टिक किसी बम के टाइमर की तरह चल रही थी और बिस्तर के ठीक सामने रखे शाही सोफे पर वो बैठा हुआ था, हवेली का वारिस और उस इलाके के काले सफ़ेद का मालिक, युवान ठाकुर। उसके दाएं हाथ की 2 उंगलियों के बीच सुलगती सिगरेट, जिसका धुआं बल खाता हुआ ऊपर उठ रहा था, और उसकी लाल अंगारे सी आंखें सामने खड़े वजूद पर जमी थीं, जो दरवाजे से टेके बिदे मजनू की तरह कांप रही थी। रशिका की सांसें थमी हुई थीं। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर दरवाजे को पीछे से लॉक किया। क्लिक की आवाज़ सन्नाटे में गोली की तरह गूंज उठी। युवान ने धीरे से सर उठाया। चेहरे पर गहरी गंभीरता और जबड़ों में तीखा तनाव था। मेज पर रखा वो पीले रंग का कागज पिछले 3 घंटों में युवान ठाकुर की इज्जत, अहम और मर्दानगी को तार तार कर चुका था। वो तलाक का नोटिस था, जिस पर जले हुए अक्षरों में लिखा था कि रशिका अपने पति से उसकी शारीरिक कमी के कारण अलग होना चाहती है। युवान ने सिगरेट को एस्ट्रे में इतनी बेरहमी से मसल दिया कि वो टूट कर बिखर गई। वो आहिस्ता से अपनी जगह से उठा। जब उसका 6 फुट 2 इंच का शक्तिशाली कद रशिका की ओर बढ़ा, तो नाजुक सी रशिका को लगा मानो छत उस पर आ गिरेगी। तो मैडम को लगता है कि मैं नामर्द हूँ। उसकी आवाज़ इतनी धीमी और ठंडी थी कि रशिका की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो पीछे हटना चाहती थी, मगर पीछे बंद दरवाजा था। युवान ठाकुर ने एक ही झटके में उसका बाजू दबोच लिया और उसे दीवार से लगा दिया। रशिका के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। तुमने भरी पंचायत में मेरे परिवार के सामने, मेरे दुश्मनों के सामने मेरी मर्दानगी को ललकारा है रशिका। तुमने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ लिया। मैंने तुम्हारे साथ भलाई करनी चाहिए। तुम्हारी कम उम्र, तुम्हारी नाजुकी को ख्याल में रखते हुए तुमसे एक दूरी बनाकर रखी, और तुमने इस बात का फ़ायदा उठाया, मुझे ही बदनाम करके रख दिया। वो उसके चेहरे के इतना करीब था कि रशिका को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं, जिनमें तंबाकू की बू रची बसी हुई थी। मैं रशिका के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके आंसू तेजी से बह रहे थे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि युवान ठाकुर क्या चीज़ है। आज इस कमरे से सिर्फ दो ही चीज़ें बाहर जाएंगी, या तो तुम्हारी लाश या फिर तुम्हारी ये गलतफहमी। युवान का लहजा दरिंदों जैसा था। उसने रशिका का दुपट्टा अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। रशिका ने आंखें भींच लीं और फिर वक्त का पहिया उल्टा घूम गया, क्योंकि ये नफरत और ये गजब उस एक लम्हे की पैदाइश नहीं था, बल्कि इसकी बुनियाद तो तब पड़ी थी जब रशिका ने होश संभाला था और युवान ठाकुर उसकी ज़िंदगी का केंद्र और धुरी बन चुका था। 6 महीने पहले ठाकुर हवेली का अपना ही एक कानून था और उस कानून का नाम था युवान ठाकुर। ये हवेली कई कनाल में फैली हुई थी, जहाँ ठाकुर परिवार की कई पीढ़ियाँ आबाद थीं। सबसे बड़े दादा ठाकुर थे, मगर व्यावहारिक रूप से हुकूमत युवान की ही चलती थी। वो हवेली का वो शेर था जिसकी दहाड़ से रसोई में काम करने वाली नौकरानियां ही नहीं, घर की मालकिनें तक सहम जाती थीं। रशिका इस हवेली के कोने में रहने वाली अनाथ लड़की थी, युवान के छोटे चाचा की साली, जो बचपन में ही माँ बाप की साय से महरूम हो गई थी। युवान की ताइयाँ और चाचियाँ उसे बोझ समझती थीं और हवेली की सियासत में उसकी हैसियत नौकरानी जैसी थी।
वो कॉलेज से लौटती और सीधे रसोई में घुस जाती। उसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही रंग थे, एक किताबों का और दूसरा युवान ठाकुर के खौफ का। युवान उससे 12 साल बड़ा था और रशिका के लिए वो किसी दैवीय दानव से कम नहीं था। हालांकि युवान ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था, मगर उसकी एक ही घूर रशिका का खून जमाने के लिए काफ़ी होती थी। रशिका को वो दिन याद था जब हवेली में भीषण गर्मी की दोपहर थी और वो छिपकर लाइब्रेरी में बैठी नॉवल पढ़ रही थी। उसे मानना था कि वो घर के काम छोड़कर वक्त बर्बाद करे। अचानक लाइब्रेरी का भारी दरवाजा खुला और युवान अंदर आया। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थीं। रशिका ने हड़बड़ाकर किताब छिपाने की कोशिश की, मगर युवान की बात जैसी नज़र से वो कुछ छिपा न सकी। वो सीधा उसकी मेज के पास आया। रशिका का दिल गले में आ गया। क्या पढ़ रही हो? युवान की भारी आवाज़ गूंजी। रशिका ने डरते डरते किताब मेज पर रख दी। वो एक रोमांटिक नॉवल था। युवान ने किताब उठाई, शीर्षक देखा और फिर रशिका के भयभीत चेहरे को देखा, जहां माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। रशिका को लगा अब डांट पड़ेगी या शायद किताब फाड़ दी जाएगी, मगर युवान ने किताब वापस उसके सामने रख दी। कोर्स की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ती हो या सिर्फ आशिकी माशुकी के किस्से? उसके लहजे में तंज के बजाय एक अजीब सी नरमी थी, जो शायद सिर्फ रशिका के लिए खास होती थी। जी जी भाई, वो भी पढ़ती हूँ, रशिका बुदबुदाई। युवान की भौहें तन गईं। मैंने कितनी बार कहा है मुझे भाई मत कहा करो, उसने सख्त लहजे में टोक दिया। तुम्हारी जुबान पर मेरा नाम क्यों नहीं आता? रशिका को समझ नहीं आता था वो युवान को नाम से कैसे पुकारे। वो तो उसके साय से भी डरती थी। सॉरी, उसने सिर झुका लिया। युवान ने गहरी सांस ली और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मेज पर रख दिए। अगले हफ्ते तुम्हारा रिजल्ट है। अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आई तो ये किताबें बैन कर दूंगा। और हाँ, छोटी चाची तुम्हें बर्तन धोने के लिए बुला रही हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि रशिका पढ़ रही है, अभी नीचे जाने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो मुड़ा और अपनी खास रौबदार चाल चलता हुआ बाहर निकल गया। रशिका हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। ये युवान ठाकुर का विरोधाभास था। वो सबके सामने सख्त हाकिम था, मगर रशिका के लिए खामोश साहिबान, जो उसे हवेली की कड़ी धूप से बचाता था। मगर वो नादान लड़की इस खामोश हिफाजत को सिर्फ रौब समझती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर हवेली का माहौल उस दिन बदल गया जब लंदन से नीता की वापसी हुई। नीता युवान ठाकुर की बुआ की ननद थी। युवान की बुआ की कोई औलाद नहीं थी, तो वो अपनी छोटी ननद को ही अपनी औलाद समझती थीं। जब उनकी शादी हुई थी उस समय नीता सिर्फ 5 साल की थी। उनके पति ने भी सिर्फ और सिर्फ नीता की वजह से दूसरी शादी नहीं की थी, और बुआ जी को लगता था कि नीता उनके लिए लकी है, वरना उनके पति दूसरी शादी करके उनके सर पर सौतन लाकर बिठा देते। पिछले 5 सालों से वो लंदन में फैशन डिजाइनिंग कर रही थी। वो हवेली की पारंपरिक वातावरण में किसी धमाके की तरह दाखिल हुई थी। जीन्स और टॉप पहने, बालों को सुनहरे रंग में रंगे हुए और मेकअप की परतों में छुपी नीता बेहद खूबसूरत थी, मगर उसका हुस्न बनावटी था। आते ही वो सबकी नज़रों का केंद्र बन गई, मगर उसकी अपनी निगाहें सिर्फ युवान को तलाश कर रही थीं। वो बचपन से ही युवान की दीवानी थी और अब लंदन से लौटने का मकसद ही युवान से शादी करना था। रात के खाने के लिए पूरा टेबल सजा दिया गया था। सब लोग मौजूद थे। नीता जानबूझकर युवान के पास वाली कुर्सी पर बैठी। युवान, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो यार, और कितने हैंडसम हो गए हो। बिल्कुल ग्रीक गॉड लग रहे हो। उसने बेझिझक युवान के बाजू पर हाथ रख दिया। रशिका, जो सबको रोटियां देने में व्यस्त थी, ये दृश्य देखकर ठिठक गई। युवान ने नापसंदगी से अपने बाजू को ऐसे झटका जैसे वहां कोई गंदगी लग गई हो। नीता, यह हवेली है, लंदन का नाइट क्लब नहीं। यहाँ तमीज से बात की जाती है और मर्दों के जिस्म पर हाथ नहीं लगाया जाता। युवान का लहजा इतना सपाट और तीखा था कि पूरे टेबल पर सन्नाटा छा गया। नीता का चेहरा फक पड़ गया, मगर वो ढिठाई से मुस्कुरा दी। ओ कम ऑन युवान, तुम अभी तक वही पुराने जमाने की जागीरदार हो। थोड़ा चिल किया करो। दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम अभी तक हवेली की चारदीवारी में कैद हो। युवान ने उसकी बात का जवाब देना भी गवारा नहीं किया और इशारे से रशिका से पानी मांगा। रशिका ने कांपते हाथों से जग बढ़ाया तो नीता ने नफरत भरी नज़रों से रशिका की सादे से सलवार कमीज और बिना मेकअप के चेहरे को देखा। उससे पहली ही नज़र में इस लड़की से सख्त चिढ़ हो गई थी, क्योंकि युवान की निगाहें बार बार उसी सादी सी लड़की के आसपास घूम रही थीं। नीता ने देखा कि युवान ने पानी का गिलास लेते हुए रशिका की उंगलियों को हल्का सा छुआ था।
ये स्पर्श संयोगवश था या जानबूझकर, ये तो सिर्फ युवान जानता था। मगर रशिका का चेहरा अनार की तरह लाल हो गया था और नीता के सीने में ईर्ष्या की आग भड़क उठी थी। हवेली में घुसर पुसर शुरू हो चुकी थी। बुआ जी ने दादा ठाकुर, युवान की माँ मोनिका जी के कान भरने शुरू कर दिए थे कि युवान और नीता की जोड़ी सबसे बेहतर रहेगी। मेरा भतीजा भी लाखों में एक है और नीता लंदन से लौटी है। दोनों मिलकर बिजनेस संभालेंगे। दोनों पढ़े लिखे हैं। परिवार का पैसा परिवार में ही रहेगा। बुआ जी ने माहौल बना दिया था। और फिर वो शाम आ गई जब इस बात का ऐलान होना था। शाम की चाय पर सब बड़े लॉन्च में थे। रशिका हमेशा की तरह एक कोने में खड़ी पर्दे के पीछे छिपी ये सब देख रही थी। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे उसका कोई कीमती खिलौना उसे छीना जाने वाला हो। हालांकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो युवान को क्या समझती है। युवान पुत्र, दादा ठाकुर ने हुक्के का कच लेते हुए बात शुरू की। तुम्हारी बुआ जी चाहती हैं कि तुम और नीता एक हो जाओ, और हमने भी सोचा है कि ये रिश्ता ठीक ठाक है। तुम अब 29 साल के हो गए हो। हवेली को बारिश चाहिए और नीता से बेहतर कौन हो सकता है। कमरे में खामोशी छा गई। नीता शर्माने की अदाकारी करते हुए दुपट्टा संवारने लगी। युवान ने चाय का कप मेज पर रखा और बड़े बड़े इत्मीनान से सब लोगों के चेहरे को देखा। उसकी नज़र आखिर में कोने में खड़ी रशिका पर जाकर ठहर गई, जिसका आधा चेहरा दिख रहा था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। युवान ने मानो वहां पर बम फोड़ दिया। बुआ जी उछलकर सीधी हो गई। क्या मतलब? मेरी ननद में आखिर क्या कमी है? शहजादी है वो, लंदन से डिग्री लेकर आई है, और तुम जानते हो इस रिश्ते के लिए तुम्हारे फूफा जी का कितना मन है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि उनकी बहन को ठुकरा दिया गया, जिसे वो अपनी बेटी से कम नहीं मानते। युवान ने ठंडेपन से कहा, बुआ जी, शहजादी होगी आपके लिए, मेरे लिए वो सिर्फ रिलेटिव है। मुझे ऐसी मॉडर्न और आज़ाद ख्याल बीबी नहीं चाहिए जो हवेली के उसूलों को कैद समझे और जिसे अपने ड्रेस से ज़्यादा दूसरों की नज़रों की फिक्र हो। तो फिर तुम्हें कैसी बीबी चाहिए? दादा ठाकुर ने गुस्से से पूछा। क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही कुंवारे रहोगे? कौन सी हूर उतरेगी तुम्हारे लिए? युवान अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपनी शॉल कंधे पर सही की और पूरे भरोसे से रशिका की तरफ उंगली का इशारा किया। अगर इस हवेली में युवान ठाकुर की दुल्हन कोई बनेगी तो वो ये लड़की होगी, रशिका। ये कोई जुमला नहीं था, एक जलजला था जिसने हवेली की बुनियादें हिलाकर रख दी। रशिका के हाथ से कांच का गिलास छूटकर जमीन पर गिरा था और चकनाचूर हो गया। सबकी नजरें एक साथ ही रशिका पर उठी थीं, जो डर और हैरानी से पत्थर बनी खड़ी थी। नीता ने मानो कोई भूत देख लिया हो। ये 2 टके की अनाथ लड़की। युवान, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसके पास है क्या? न शक्ल, न अकल, न स्टेटस। ये तो हमारी नौकरानी बनने के काबिल है, और तुम इसे ठकुराइन बनाना चाहते हो। तुम मुझे ठुकराकर इस नौकरानी को चुन रहे हो। नीता चीखी थी। उसकी आवाज़ में साफ साफ तौहीन थी रशिका के लिए। युवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आंखों में ऐसा कहर था कि नीता की जुबान तालू से चिपक गई। जबान संभाल कर नीता, वो इस वक्त भी हवेली की इज्जत है और अब होने वाली ठकुराइन है। उसके खिलाफ एक शब्द भी मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। फिर वो दादाजी की तरफ मुड़ा। मेरा फैसला अटल है दादा ठाकुर। मैंने उसे पाला है और मैं जानता हूँ उसकी परवरिश कैसी है। मुझे अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए, बिजनेस पार्टनर नहीं। विवाह होगा तो रशिका से बढ़ना ये हवेली बारिश को तरसती रहेगी। ये कहकर वो वहां से निकल गया, पीछे एक तूफान छोड़कर। अगले 2 दिन हवेली में जंग का समा रहा। बुआ ने भूख हड़ताल कर दी। उन्हें डर था अगर उनके पति को ये रिश्ते के ठुकरा जाने की खबर मिली तो कहीं उन्हें इस उम्र में तलाक न हो जाए। नीता ने अपने कमरे की हर चीज तोड़ डाली। युवान की माँ मोनिका जी रोती रहीं, मगर युवान ठाकुर टस से मस न हुआ। वो पत्थर हो चुका था। आखिरकार दादा ठाकुर को हार माननी ही पड़ी, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि युवान ठाकुर की ना को हाँ में बदलना नामुमकिन है। रशिका की हालत काबिल रहम थी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या फिर रोए। वो युवान से डरती थी, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में युवान के लिए एक नरम सा एहसास भी था। मगर नीता की बातें उसके कानों में जहर घोल रही थीं। मौका पाकर नीता ने रशिका को अकेले में घेर लिया। तुम बहुत खुश हो रही होगी ना रशिका, कि तुमने हवेली के बारिश को फंसा लिया। मगर याद रखना,
मर्द की पसंद बदलते देर नहीं लगती। वो तुमसे शादी मोहब्बत में नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। वो सिर्फ एक मोहरा तुम सिर्फ एक मोहरा हो, एक कुर्बानी का बकरा। नीता के शब्द रशिका के कच्चे जहन पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। वो पहले ही डरी हुई थी, अब और से मट गई। शादी की रात रशिका को लाल जोड़े में तैयार किया गया। वो किसी गुड़िया की तरह लग रही थी, मगर उसकी आंखों में वीरानी थी। सब उसे ऐसे सजा रही थी जैसे कुर्बानी के जानवर को सजाया जाता है। उसे जबरदस्ती लॉन में लाया गया, जहां पंडित जी मौजूद थे। युवान ठाकुर सफेद कुर्ता पायजामा, काले वेस्ट कोट में सिर पर पगड़ी बांधे किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। उसके चेहरे पर जीत का सुकून था, जैसे उसने वो हासिल कर लिया हो जिसकी तमन्ना उसने बरसों से की थी। नीता एक कोने में खड़ी जलती हुई नजरों से ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में इंतकाम की आग थी। शादी होते ही मुबारकबाद का शोर मच गया, मगर नीता वहां से पैर पटकती हुई चली गई। युवान अपनी जगह से उठा और सीधे रशिका के पास आया। उसने रशिका के सिर पर नरमी से हाथ रखा। आज से तुम सिर्फ रशिका नहीं, युवान ठाकुर की इज्जत हो, और मेरी इज्जत पर गंदी नजर डालने वाले को मैं दुनिया से मिटा देता हूँ। ये अल्फाज रशिका के लिए तसल्ली भी थे और चेतावनी भी, मगर उसके भीतर का डर खत्म नहीं हुआ था। शादी के फौरन बाद रशिका को युवान के कमरे में भेज दिया गया। वही कमरा जो हवेली का सबसे बड़ा और आलीशान बेडरूम था, जिसे आज दुल्हन की तरह फूलों से सजाया गया था। गुलाब और मोगरे की खुशबू पूरे कमरे में बसी हुई थी, मगर रशिका को उस खुशबू में भी दम घुटता महसूस हो रहा था। वो बिस्तर के बीचों बीच सिमटी हुई बैठी हुई थी। घूंघट उसके चेहरे पर था और उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल आज की रात की तरह। बादल गरज रहे थे और रशिका का दिल धड़क रहा था। अचानक दरवाजे का हैंडल घूमा और रशिका की सांसें गले में अटक गईं। दरवाजा खुला और युवान भीतर दाखिल हुआ। उसके कदमों की आहट कालीन पर उभरी। उसने पलटकर दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। क्लिक की आवाज ने रशिका की धड़कन को बेतरतीब कर दिया। कमरे में पूरी तरह खामोशी छाई हुई थी। बाहर बारिश का शोर और युवान की भारी सांसों की आवाज थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिस्तर के करीब आया और रशिका के सामने खड़ा हो गया। रशिका को अपने सामने युवान के पांव दिखाई दे रहे थे। वो जानती थी अब वो शख्स की कैद में है जिसे पूरी दुनिया युवान ठाकुर कहती है। वो उसकी पत्नी है और वो उस पर पूरा पूरा हक रखता है। युवान ने हाथ बढ़ाकर रशिका के घूंघट का कोना थामा और धीरे धीरे उसे ऊपर उठाया। रशिका ने घबराकर आंखें मीच लीं। युवान की निगाहें रशिका के मासूम और सहमे चेहरे पर टिक गईं, जो लाल जोड़े में गुलाब की कली लग रही थी। युवान के चेहरे पर एक नरमी आई, वो नरमी जो दुनिया में किसी और के लिए नहीं थी। आंखें खोलो रशिका, उसका लहजा धीमा और सहरंगेज था। अपनी जिंदगी के इस नए सफर को देखने के लिए आंखें खोलो रशिका। रशिका ने कांपती पलकों से आंखें उठाईं तो सामने युवान का चेहरा था, इतना करीब कि वो उसकी आंखों में अपना अक्स देख सकती थी। ये वो लम्हा था जब रशिका युवान ठाकुर की जिंदगी में, उसके कमरे में, उसकी रूह में बाकायदा दाखिल हो चुकी थी। मगर वो नहीं जानती थी ये मिलन की रात दरअसल हिज्र की एक लंबी दास्तान का पन्ना बनने वाली थी, क्योंकि बाहर खड़ी नीता दीवार से कान लगाए खड़ी थी और उसके दिमाग में साजिशों के सांप बल खा रहे थे। युवान की ये मोहब्बत भरी निगाहें और रशिका की ये मासूमियत बहुत जल्द एक गलतफहमी की भेंट चढ़ने वाली थी। कमरे में मौजूद युवान ठाकुर रशिका के बीच फासला सिर्फ कुछ कदमों का था, मगर हकीकत में ये दूरी सदियों पर फैली हुई होने वाली थी। युवान ने अपनी गहरी सियाह आंखों से रशिका के कांपते वजूद को देखा, जो लाल जोड़े में बिस्तर के कोने पर इस तरह बैठी थी जैसे कोई अपराधी अपनी सजा का इंतजार कर रहा हो। युवान के दिल में एक पल के लिए तीव्र इच्छा जागी कि वो आगे बढ़े और अपनी इस नई नबीली दुल्हन को अपनी बाहों में समेट कर ये एहसास दिलाए कि अब वो अकेली नहीं है। मगर फिर उसकी नज़र रशिका के हाथों पर पड़ी, जो एक दूसरे में बुरी तरह जकड़े हुए थे, और उसके चेहरे पर भय की पीली आभा थी। युवान ठाकुर कोई दरिंदा नहीं था। वो जानता था कि रशिका अभी सिर्फ 18 साल की है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी हवेली की चार दीवारी और चाचियों की डांट डपट में गुजारी है। उसे प्रेम, पति के स्पर्श और वैवाहिक संबंध का बोध नहीं।
अगर आज रात वो रशिका के करीब जाने की कोशिश करता तो शायद हमेशा के लिए उससे दूर हो जाती वो। युवान ने गहरी सांस ली, अपने बढ़ते कदम रोक लिए। जितनी मोहब्बत वो रशिका से करता था उतनी ही मोहब्बत वो रशिका से अपने लिए चाहता था, और ये मोहब्बत धीरे धीरे नरमी से ही उसके दिल में उतारनी थी। जल्दबाजी करके उसके दिल में अपने लिए युवान ने कोई डर पैदा नहीं करना था। उसने नरमी से कहा, रशिका रिलैक्स हो जाओ। रशिका ने चौंक कर नजरें उठाई। युवान बिस्तर की ओर आने की बजाय सोफे की तरफ मुड़ गया। उसने वहां से एक तकिया उठाया और अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगा। मैं जानता हूं तुम थकी हुई हो और आज की रात के हवाले से तुम अभी बहुत छोटी हो। युवान ठाकुर की आवाज में एक अजीब सा सुकून था। मैं नहीं चाहता कि तुम पर किसी भी तरह का दबाव हो। जब तक तुम खुद को तैयार महसूस नहीं करोगी, मैं तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। ये कहकर वो सोफे पर लेट गए और बाहें आंखों पर रख लीं। रशिका हैरानी और सदमे की मिलीजुली हालत में उसे देखती रह गई। उसे हवेली की औरतों ने, खास तौर पर मोनिका जी ने कान में यही फूंका था कि मर्द पहली रात ही औरत को अपना गुलाम बना लेता है, मगर ये तो उसे पूरी आज़ादी दे रहा था। रशिका को तो खुश होना चाहिए था, मगर उसके कच्चे मन में एक अजीब सा सवाल उठने लगा। क्या वो खूबसूरत नहीं है कि युवान ठाकुर उसकी ओर आकर्षित हो, या फिर युवान ठाकुर की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर रशिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो सारी रात करवटें बदलती रही और सामने सोफे पर सोए युवान ठाकुर को देखती रही, जो कि बेखबर सो रहा था। सुबह हुई तो युवान ठाकुर रशिका के जागने से पहले ही जॉगिंग के लिए जा चुका था। ये उनकी शादीशुदा जिंदगी का पहला दिन था और यही दिन उनके आने वाले महीनों का रूटीन तय करने वाला था। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था, जैसे किसी ने रफ्तार का गियर लगा दिया हो। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। हवेली में ऊपर ऊपर सब ठीक था, मगर अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहा था। युवान अपने बिजनेस की व्यस्तताओं में और रशिका को स्पेस देने के चक्कर में खुद को घर से ज़्यादा ऑफिस में रखने लगा। वो रात को देर से घर वापस आता और रशिका के सोने के बाद कमरे में दाखिल होता और सुबह रशिका के उठने से पहले चला जाता। उन दोनों के बीच बातचीत ना के बराबर थी। रशिका, जो पहले ही युवान ठाकुर से डरती थी, अब उसकी खामोशी को उसकी बेजारी समझने लगी थी। दूसरी तरफ हवेली की दूसरी औरतें बाज की तरह नजरें जमाए बैठी थीं, खासतौर पर बुआ जी और नीता। नीता ने नोट कर लिया था कि युवान ठाकुर और रशिका के बीच वो केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं जो एक नए शादीशुदा जोड़े में होनी चाहिए। उसने नौकरानियों के जरिए ये भी जासूसी करवाई, और जब उसे ये खबर मिली कि युवान ठाकुर अब भी सोफे पर सोता है और रशिका के बिस्तर की चादरों पर कोई शिकन नहीं होती, तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। तो ये बात है, नीता ने शीशे में अपना अक्स देखते हुए खुद से कहा। युवान ठाकुर, तुमने मुझे ठुकराकर इस कच्ची कली को चुना था ना। अब देखो मैं इस कली के हाथों तुम्हारी अना को कैसे कुचलती हूँ। नीता ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि रशिका एक खाली स्लेट की तरह है, जिस पर जो चाहो लिख दो वो मान लेगी। एक दोपहर जब सारी औरतें अपने अपने कमरों में आराम कर रही थीं, रशिका अकेली लॉन में बैठी उदासी से फूलों को देख रही थी। उसे युवान ठाकुर की याद आ रही थी, मगर वो उसके रवैये से नाखुश भी थी। तभी नीता वहां पर आ पहुंची। उसके हाथ में जूस के 2 गिलास थे। अरे रशिका, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? नीता ने बेहद हमदर्दी से पूछा और एक गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। रशिका झिझकी, मगर ले लिया। बस यूं ही दीदी, दिल घबरा रहा था, रशिका ने मासूमियत से जवाब दिया। नीता उसके पास बैठ गई, गहरी आह भरी और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मैं समझ सकती हूँ रशिका, नई नवेली दुल्हन और पति का ऐसा रवैया कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। रशिका चौंकी। आप क्या कह रही हैं? नीता ने अदाकारी दिखाते हुए उदासी से सिर हिलाया। देखो रशिका, तुम मेरी छोटी बहनों जैसी हो। मुझसे तुम्हारा ये बुझा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। पूरा परिवार बातें कर रहा है कि शादी को 3 महीने हो गए, मगर युवान ठाकुर अब तक तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया। रशिका का रंग उड़ गया। वो बस काम में व्यस्त रहते हैं। उसने युवान ठाकुर का बचाव करने की नाकाम कोशिश की। नीता ने एक तंज भरी हंसी हंसी। काम? अरे पगली,
मर्द चाहे जितना भी व्यस्त हो अपनी नई नवेली बीबी के लिए वक्त निकाल ही लेता है। मगर मसला व्यस्तता नहीं है, मसला तो कुछ और है। नीता ने राजदाराना अंदाज में सरगोशी की। मसला युवान ठाकुर के शरीर में है। रशिका का दिल जोर से धड़क उठा। क्या मतलब? नीता ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन ना रहा हो और फिर जहर उगलना शुरू किया। रशिका, तुम्हें लगता है कि युवान ठाकुर ने मुझे क्यों रिजेक्ट किया था? क्योंकि वो जानता था कि मैं लंदन में पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं उसकी हकीकत जान जाऊंगी। उसे तुम जैसी सीधी सादी लड़की चाहिए थी जो उसकी कमी पर पर्दा डाल सके। रशिका को लगा जैसे उसके कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। कौन सी कमी? उसने कांपती आवाज में पूछा। नीता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला। युवान ठाकुर मेडिकल तौर पर अनफिट है। वो नामर्द है रशिका, इसीलिए वो तुम्हारे करीब नहीं आता। इसीलिए वो रातों को देर से आता है ताकि तुम्हारा सामना न करना पड़े। लंदन में सबको ये बात पता थी, तभी वहाँ की लड़कियों ने उसे भाव नहीं दिया और यहाँ उसने तुमसे शादी करके अपनी इज्जत बचा ली। मगर तुम्हारी जवानी, तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। नीता के शब्द रशिका के दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। उसका मासूम मन इस भयानक साजिश को समझने में असमर्थ था। उसने पिछले 3 महीनों का दृश्य अपने दिमाग में दोहराया। युवान ठाकुर का उससे दूर दूर रहना, सोफे पर सोना, उसके करीब न आना, सब कुछ नीता की बात की पुष्टि कर रहे थे। रशिका की आंखों में आंसू आ गए। नहीं नीता दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। वो रो पड़ी। नीता ने उसे गले लगा लिया और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। मुझे तुम पर बहुत तरस आता है रशिका, इतनी प्यारी लड़की और ऐसा बांझ नसीब। अगर तुम चाहो तो अब भी अपनी ज़िंदगी बचा सकती हो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्या सारी ज़िंदगी उस व्यक्ति की देखभाल में गुजार दोगी जो तुम्हें कभी पूरी औरत का दर्जा न दे सके? ये वो लम्हा था जब शक का बीज रशिका के दिल में बो दिया गया था और आने वाले दिनों में नीता ने इस बीज को खूब पानी दिया। वो रोज रशिका को युवान ठाकुर के खिलाफ भड़काती, उसे कानूनी सलाह देती और ये याद कराती कि अगर उसने जल्दी फैसला नहीं लिया तो वो बूढ़ी हो जाएगी और फिर कोई उसे नहीं पूछेगा। रशिका मानसिक तौर पर परेशान होती जा रही थी। युवान जब भी घर आता, रशिका उसे अजीब सी नज़रों से देखती जिनमें हमदर्दी और शिकायत होती। युवान समझता था शायद वो घर में कैद होने की वजह से उदास है। वो उसे शॉपिंग के लिए पैसे देता, उसके लिए ढेर सारे तोहफे भी लाता, मगर बस अपना वक्त नहीं दे पाता और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आखिरकार वो अभिशप्त दिन भी आ पहुंचा जब रशिका पूरी तरह नीता के नियंत्रण में आ चुकी थी। नीता उसे चुपके से एक महिला वकील के पास ले गई। वो वकील भी नीता की मिली भगत से थी। उसने रशिका को कानूनी पेचीदगियों में उलझाया और सादे कागजों पर साइन ले लिए। रशिका के हाथ कांप रहे थे, मगर नीता उसके सिर पर खड़ी थी। साइन कर दो रशिका, ये तुम्हारी जिंदगी, ये तुम्हारी आज़ादी का परमिट है। रशिका ने बंद आंखों से दस्तखत कर दिए। उसे पता ही नहीं था उसने अपनी बर्बादी के परमिट पर दस्तखत किए हैं। इस तलाक के नोटिस में कारण लिखा गया था पति की शारीरिक कमजोरी और वैवाहिक अधिकारों का पालन न करना, जो किसी भी मर्द, खास तौर पर युवान ठाकुर जैसे जमींदार के लिए मौत से बदतर गाली थी। हफ्ते की वो सुबह हवेली के लिए कयामत साबित हुई। नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे। दादा ठाकुर, मोनिका जी, बुआ जी, नीता और युवान ठाकुर भी। युवान ठाकुर अखबार पढ़ रहा था और चाय पी रहा था। रशिका अपने कमरे में थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो युवान का सामना कर सके। तभी बाहर गेट से नौकर एक पीले रंग का बड़ा सा लिफाफा लेकर आया। बड़े सरकार, कचहरी से कोई कागज आया है, युवान ठाकुर साहब के नाम का। नौकर ने लिफाफा दादा ठाकुर को पकड़ा दिया। युवान ने अखबार से नजर हटाकर सवालिया नजरों से देखा। मेरे नाम? मैंने तो कोई केस फाइल नहीं किया। दादा ठाकुर ने चश्मा ठीक किया और लिफाफा खोल दिया। जैसे जैसे वो पढ़ते गए उनके बूढ़े हाथों में कपकपी बढ़ती गई। चेहरे का रंग मिट्टी जैसा हो गया और आखिर में वो कागज उनके हाथ से छूटकर मेज पर गिर गया। ये क्या है? उनकी आवाज़ में बेयकीनी थी। बुआ ने झपट कर वो कागज उठाया और पढ़ते ही एक जोरदार कहकहा लगाया, ऐसा जहरीला कहकहा कि परिंदे भी उड़ गए। अरे वाह भाई साहब, देख लिया आपने अपने लाडले का कारनामा। मैं न कहती थी ये रिश्ता गलत है। लो पढ़ लो, आज उसकी अपनी पत्नी ने क्या कर दिखाया। बुआ जी ने वो कागज हवा में लहराया और सबको सुनाकर पढ़ा।
मैसेज रशिका युवान ठाकुर अपने पति से तलाक चाहती है क्योंकि वो शारीरिक रूप से उसके योग्य नहीं है। मेज पर सन्नाटा सा छा गया, ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने सबके गले काट दिए हों। मोनिका जी ने सीधा अपने दिल पर हाथ मारा था। हाय मैं मर गई, ये क्या बकवास है। नीता ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए चेहरे पर नकली सदमा सजाया। ओ माय गॉड, तो रशिका सच कह रही थी, बेचारी। युवान ठाकुर अपनी जगह पर पत्थर का पुतला बन बैठा था। उसका चेहरा जो कुछ देर पहले तक शांत था अब लाल हो चुका था। उसकी नसें तैर रही थीं। उसके लिए ये केवल कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसके शौर्य और इज्जत पर ऐसा तमाचा था जिसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर वो कागज बुआ के हाथ से लिया। उसकी आंखों में वो वीरानी थी जो तूफान से पहले आती है। उसने एक शब्द नहीं कहा, कोई सफाई नहीं दी, बस वो कागज मुट्ठी में दबा लिया और कुर्सी को पीछे धकेलते हुए खड़ा हो गया। उसके अंदर का शेर जाग चुका था, जख्मी शेर। युवान, ये सब झूठ है ना? मोनिका जी रोते हुए उसके पीछे लपकी थीं, मगर युवान ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका। वो तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की धमक से जमीन तक हिल रही थी। दादा ठाकुर ने उसे पुकारा, मगर आज उसे कोई रोक नहीं सकता था। नीता ने बुआ जी को आंख मारी और दोनों के चेहरों पर एक कमीनगी भरी खुशी फैल गई कि आज युवान ठाकुर का घमंड मिट्टी में मिल गया। युवान सीढ़ियां फांदता हुआ ऊपर की ओर जा रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, शारीरिक कमजोरी। उसने रशिका को इज्जत दी, उसने रशिका को वक्त दिया, उसने अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया ताकि वो कम से लड़की डर ना जाए, और बदले में उसने उसे पूरे समाज के सामने नामर्द बना दिया। गुस्से की एक लहर उसके खून में दौड़ गई। वो कॉरिडोर से गुजरता हुआ अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर रशिका दरवाजे से कान लगाकर बाहर की आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रही थी कि अचानक दरवाज़ा धड़ाम से खुला। युवान तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में वो मुड़ा तुड़ा कागज था। रशिका डर के मारे पीछे हट गई और दीवार से लग गई। युवान ने पीछे मुड़कर दरवाजे को जोर से बंद किया और लॉक कर दिया। किले की आवाज़ ने रशिका का दिल रोक दिया। युवान की आंखें खून उगल रही थीं। उसने रशिका को ऐसे देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा। फिर उसने जेब से सिगरेट निकाली और कांपते हाथों से जलाया। गहरे गहरे कश लेने लगा ताकि अपने अंदर के लाबे को फटने से रोक सके, मगर ये नामुमकिन था। कमरे में धुएं की बू और युवान के गुस्से की तपिश फैल गई। रशिका की टांगें जवाब दे रही थीं। वो जानती थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। युवान सिगरेट पीता रहा। उसकी लाल आंखें रशिका के चेहरे पर जमी रहीं। और फिर वो लम्हा भी आ पहुंचा जहां से कहानी शुरू हुई थी। युवान ने सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया और धीरे धीरे रशिका की तरफ बढ़ा। तो मैडम को लगता है कि मैं नामर्द हूँ। उसकी आवाज़ मौत का परमिट थी और रशिका समझ गई थी कि आज की रात उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक और शायद आखिरी रात हो सकती है, क्योंकि उसने एक सोए हुए शेर को जगा दिया था और अब इस शेर के पंजों से न कोई कानून बचा सकता था और न कोई नीता। युवान का वजूद उस समय किसी भड़कते हुए ज्वालामुखी की तरह था जिसका लावा बरसों के संयम के बाद फूट पड़ा हो, और इस लावे की चपेट में उस समय केवल एक ही हस्ती थी, रशिका। कमरे की हवा में युवान ठाकुर के महंगे महंगे सिगरेट की धुएं की बू और उसके शरीर से फूटती हुई गुस्सैल तपिश रची हुई थी। बाहर आसमान पर बिजली कड़की और उसकी तेज रोशनी खिड़की के शीशों से छनकर अंदर आई तो रशिका ने युवान का चेहरा देखा। वो चेहरा जो हमेशा शांत और गरिमापूर्ण रहता था, उस समय किसी खूंखार दरिंदे का रूप धारण कर चुका था। उसकी आंखों में लाल डोरियां तैर रही थीं और माथे की नसें उभरी हुई थीं। रशिका दीवार के साथ लगी कांप रही थी। उसके गले में कांटे से चुभ रहे थे और शब्द शब्द कहीं खो गए थे। युवान ने अपने दोनों हाथ रशिका के सिर के दोनों तरफ दीवार पर टिकाए और उसे अपने घेरे में कैद कर लिया। ये कैद इतनी मजबूत थी कि रशिका चाह कर भी हिल नहीं पा रही थी। जवाब दो मुझे रशिका, युवान की दहाड़ कमरे में गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे सब्र को, मेरी शराफत को, मेरे संयम को, जो मैंने केवल तुम्हारे लिए रखा था, इसे मेरी कमी बनाकर पेश कर दिया। मैंने तुम्हें फूल समझकर हाथ नहीं लगाया कि कहीं मसल ना जाओ, और तुमने मुझे ही कांटा समझकर उखाड़ फेंकने की कोशिश की। रशिका की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था।
वो नाम में सिर हिला रही थी। नहीं युवान, मेरा मेरा ये मतलब नहीं था, उसने हिचकियों के बीच मुश्किल से कहा। युवान ने उसकी ठोड़ी को मजबूती से अपनी उंगलियों की पकड़ में लिया और चेहरा जरा सा ऊपर की ओर उठाया। तो और क्या मतलब था तुम्हारा? वो कागज, वो तलाक का नोटिस, वो क्या था? तुमने पूरी दुनिया को बताया कि युवान ठाकुर एक अधूरा मर्द है। युवान ठाकुर की आवाज़ में अब दर्द और गुस्सा दोनों मिक्स हो गए थे। बोलो, किसके कहने पर किया ये? तुम तो इतनी मासूम थी कि तुम्हें पति पत्नी के रिश्ते का मतलब भी नहीं पता था। फिर ये शारीरिक कमजोरी का शब्द तुम्हारे दिमाग में किसने डाला? रशिका अब और झूठ नहीं बोल सकती थी। उसकी सांसें घुट रही थीं और युवान का ये रूप उसकी जान ले रहा था। नीता दीदी ने, रशिका चीख पड़ी, मुझे नीता दीदी ने बताया था कि आप ठीक नहीं हैं। आपके अंदर पत्नी को संतुष्ट करने वाले गुण नहीं और इसीलिए आप मेरे करीब नहीं आते और मुझसे अलग सोफे पर जाकर सोते हैं। उन्होंने कहा था कि लंदन में सब जानते हैं कि आप फिट नहीं हैं, इसीलिए आप मेरे करीब नहीं आते। रशिका ने सच उगल दिया और फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही नीता का नाम युवान ठाकुर के कानों में पड़ा, उसके शरीर का तनाव एक पल के लिए थम गया। आंखें हैरानी से फैल गईं और वो हैरानी तुरंत ही एक गहरी समझ में बदल गई। फिर एक कड़वी मुस्कान उसके होंठों पर उभर आई। नीता, उसने धीरे से ये नाम दोहराया। तो ये उस नागिन का खेल था। युवान ठाकुर को सब कुछ समझ में आ गया। वो जानता था कि नीता उससे कितना जलती है, मगर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इस जलन में इतनी आगे तक बढ़ जाएगी कि एक मासूम लड़की की जिंदगी और उसके पति की इज्जत से खेलेगी। युवान का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने रशिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, और तुमने मान लिया? तुमने उस औरत की बात पर यकीन कर लिया जिसकी आंखों में तुम्हारे लिए केवल एशिया थी? तुमने अपने पति से, अपने युवान से एक बार पूछना गवारा नहीं किया? रशिका ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं। मैं डर गई थी। वो सब कहते थे कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। युवान ने गहरी सांस ली और रशिका के चेहरे से नजर हटा ली। वो 2 कदम पीछे हटा। रशिका को लगा शायद सजा टल गई है, मगर युवान ठाकुर की अगली बात ने उसके होश उड़ाकर रख दिए। तुम्हें सबूत चाहिए था ना रशिका? तुम्हें शक था ना कि मैं मर्द नहीं हूँ? युवान ठाकुर ने अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। उसकी आवाज़ में ऐसा ठहराव था जो तूफान से अधिक खतरनाक था। तुमने अदालत से सबूत मांगा था, मगर अफसोस तुम गलत जगह चली गई। सबूत तुम्हें मुझसे मांगना चाहिए था और सबूत तुम्हें इस बंद कमरे में इस बेड पर मिलना था, और वो आज मिलेगा। रशिका की आंखों में दहशत उतर आई। नहीं युवान, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़ने लगी और पीछे खिसकती हुई दीवार के कोने तक पहुंच गई। मगर युवान आज किसी की भी फरियाद सुनने के मूड में नहीं था। वो एक शिकारी की तरह उसकी तरफ बढ़ा था। अब माफ़ी नहीं मिलेगी रशिका, अब सिर्फ इंसाफ होगा। आज रात तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा डर और तुम्हारी ये मासूमियत सब खत्म हो जाएंगे। आज तुम्हें पता चलेगा कि युवान ठाकुर कौन है। उसने आगे बढ़कर रशिका को बाहों से उठाया। रशिका ने विरोध करने की कोशिश की। युवान ठाकुर जोर से हंसा था। इस हवेली की दीवारें बहुत ऊंची हैं और बाहर तूफान का शोर है। तुम्हारी आवाज़ मेरे सिवा कोई और नहीं सुनेगा, और सुन भी ले तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि युवान ठाकुर के बेडरूम का दरवाज़ा खटखटा सके। उसने रशिका को नरम मगर अंतिम अंदाज में बिस्तर पर लिटा दिया। रशिका उठने लगी तो युवान ने उसके दोनों हाथ पकड़कर सिर के ऊपर बेड क्राउन के साथ लगा दिए और खुद उसके ऊपर झुक गया। इन दोनों के बीच अब हवा का गुजरना भी मुमकिन नहीं था। रशिका को युवान की धड़कन अपने सीने पर महसूस हो रही थी, जो किसी हथौड़े की तरह चल रही थी। युवान की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। रशिका ने आंखें मिला लीं। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। मेरी तरफ देखो, युवान ने आदेश दिया। रशिका ने न चाहते हुए भी आंखें पूरी खोल दी। युवान ठाकुर की आंखें अब लाल नहीं थीं, बल्कि अब उनमें एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा जुनून जो डरावना होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी था। तुम मेरी कैद में हो रशिका, और इस कैद से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं। तलाक का नोटिस भेजकर तुमने सोचा कि तुम मुझसे भाग जाओगी। तुम तो मेरी आत्मा तक में बसी हुई हो। युवान ने अपना चेहरा रशिका की गर्दन के पास किया और वहां मौजूद खुशबू को अपने अंदर समेट लिया। रशिका के शरीर में सनसनी दौड़ गई। ये स्पर्श, ये करीबीपन उसके लिए बिल्कुल नया था।
अब वो विरोध करना भूल गई। उसके हाथ जो युवान की पकड़ में थे अब ढीले पड़े। युवान ने महसूस कर लिया कि रशिका का डर अब पिघल रहा है। उसने रशिका के हाथ छोड़ दिए और उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में बड़े ही प्यार से भर लिया। मैंने तुम्हें समय दिया था रशिका, क्योंकि मैं चाहता था तुम बड़ी हो जाओ, मुझे समझ सको, तुम मैच्योर हो जाओ, मगर तुमने मेरे सब्र का इम्तिहान ले लिया। युवान ने रशिका के माथे पर अपने होंठ रखे। ये एक मोहर थी मालिकाना हक की, ऐसी मोहर जिसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती थी। बाहर बारिश तेज हो गई थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे, जैसे प्रकृति भी इस मिलन का जश्न मना रही हो। कमरे की रोशनियां मंद थीं और इस अर्ध तमस में भावनाओं की तीव्रता चरम पर थी। उसने रशिका के होंठों को अपने होंठों की कैद में लिया। एक हाथ से उसकी नरम धड़कनों को महसूस करता वो रशिका को भी किसी और ही दुनिया की सैर करा गया था। नरम मक्खन जैसी धड़कनों पर युवान का ये स्पर्श इतना तीव्र, इतना गहरा, इतना भावुक था कि रशिका को लगा उसकी आत्मा खींच ली गई है। वो उसे बेड पर बड़े ही प्यार से लिटाता उसे हर पर्दे से आजाद कर गया और रशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अब इस स्पर्श में खुद ही एक सुकून सा मिलने लगा था। वो जो पिछले 3 महीनों से इस स्पर्श के लिए, इस सुकून के लिए तरस रही थी, आज इस प्यार की बारिश में भीग जाना चाहती थी। जबकि युवान उसकी नाजुकी को देखते हुए एक पल के लिए होंठ भींच कर रह गया था। वो इतनी नाजुक सी थी कि युवान ठाकुर को डर था वो उसे सह नहीं पाएगी, लेकिन उसे इस मरहले से गुजरना ही था। एक लंबी गहरी सांस लेते होंठ का एक कोना कुचलते हुए बड़ी ही नरमी से उसके ऊपर बादल बनकर छाया था और फिर बड़े ही प्यार से धीरे धीरे उसकी नाजुकी में उतरा था। शायद रसिका ने उस वक्त दर्द की एक तेज लहर खुद के वजूद में उठती महसूस की थी, लेकिन अब जब उसने खुद को ही इस आग में कूदने की हिम्मत कर ली थी तो ये दर्द तो सहना ही था। उसकी पलकों से आंसू टूटकर तकिए में खोने लगे थे, जिन्हें युवान ने बड़े ही प्यार से समेट लिया था। और थोड़ी देर में ही रसिका को भी एक ऐसा सुकून मिलने लगा था जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी हल्की मदहोश सिसकियों को महसूस करके युवान के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। उसने धीरे से रशिका के कान में फुसफुसाया, अब मुझे बताओ रशिका, क्या कोई नामर्द ऐसा कर सकता है? और रशिका ने शर्माते हुए उसके बनियान के स्ट्रिप को पकड़कर उसके ही सीने में मुंह छुपाया था। उसकी सारे प्रतिरोध, सारी गलतफहमियां युवान ठाकुर के प्यार की तपिश में मोम की तरह पिघल गईं। उसने पहली बार युवान ठाकुर को महसूस किया, वो युवान ठाकुर जो केवल एक शासक नहीं बल्कि एक भरपूर मर्द था। ऐसा मर्द जो अपनी औरत पर हक जताना भी जानता था और उसे प्यार देना भी। रशिका के हाथ खुद ब खुद युवान ठाकुर की गर्दन के चारों लिपटते चले गए। ये उसकी तरफ से अनुमति थी, समर्पण था। युवान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब उस रात कोई दूरी बाकी नहीं रही। रशिका को नीता की कही हुई हर बात झूठ और धोखे जैसी लगी। युवान ठाकुर का हर स्पर्श इस बात की गवाही दे रहा था कि वो एक भरपूर मर्द है और सिर्फ रशिका का है। कमरे में प्यार की बारिश हो रही थी और नफरत की धूल धुल रही थी। युवान ठाकुर ने उस रात रशिका को वो स्थान दिया जो एक पत्नी का हक होता है। उसने रशिका के दिमाग से डर निकाल कर वहां प्यार भर दिया। उसके जुनून में गुस्सा नहीं बल्कि दीवानगी थी। वो रशिका को ये महसूस कराना चाहता था कि वो उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। रात के पिछले पहर जब तूफान थम चुका था, रशिका युवान के सीने पर सिर रखकर शांति से सो रही थी। उसके चेहरे पर गुलाबी निखार था और युवान ठाकुर जाग रहा था और बड़े ही प्यार से रशिका के बालों में उंगलियां फेर रहा था। सोच रहा था कि इस पागल लड़की ने कैसे लोगों की बातों में आकर अपनी खुशियां दांव पर लगा दी थीं। मगर अब नहीं, अब युवान ठाकुर जाग चुका था और वो अपनी खुशियों की सुरक्षा करना जानता था। सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं तो रशिका की आंख खुली। उसने खुद को युवान ठाकुर की बाहों के घेरे में पाया। उसे रात का ख्याल आया तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उठने की कोशिश की मगर युवान ने पकड़ मजबूत कर ली। कहाँ जा रही हो? युवान की नींद में डूबी भारी आवाज आई। उसने आंखें खोलकर रशिका को देखा जो शर्म से पानी पानी हो रही थी। छोड़ो, सुबह हो गई है, किसी ने देख लिया तो? रशिका ने नजरें चुराकर कहा। युवान ठाकुर मुस्कुराया, एक भरपूर और संतुष्ट मुस्कान। देख लेने दो, पत्नी हो तुम मेरी, कोई गुनाह नहीं किया हमने। उसने रशिका का माथा चूमा। अब बताओ, अभी भी कोई शक है या और सबूत चाहिए? युवान ने शरारत से पूछा। रशिका ने तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। बस करो, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है।
मैं बहुत बेवकूफ़ थी। मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। रशिका की आंखों में फिर से नमी आ गई। युवान गंभीर हो गया। उसने रशिका का हाथ चूमा। कोई बात नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी। तुम्हारी उम्र कच्ची है और दुश्मन चालाक। मगर अब तुम्हें वादा करना होगा रशिका, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। बात करोगी मुझसे, किसी तीसरे से नहीं। रशिका ने युवान के सीने पर सिर रखा। मैं वादा करती हूँ युवान, मरते दम तक आपकी कैद में रहूंगी। जब दोनों तैयार होकर नीचे उतरे तो हवेली का माहौल बदल चुका था। नाश्ते की मेज पर सन्नाटा था और सबको ही रात के तूफान की खबर थी और सब युवान की प्रतिक्रिया के इंतजार में थे। नीता तो खासकर बहुत खुश थी। उसे यकीन था कि रात युवान ने रशिका को मार पीट कर घर से निकाल दिया होगा या फिर कम से कम कमरे में बंद कर दिया होगा। जैसे ही सीढ़ियों पर आहट हुई, सबने मुंह मोड़ा और सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। युवान ठाकुर सीढ़ियां उतर रहा था और उसके साथ रसिका थी। रशिका ने लाल रंग का सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर अद्भुत चमक थी। वो किसी रानी की तरह युवान के साथ चल रही थी। युवान का हाथ रशिका की कमर पर था, जो इस बात का साफ ऐलान था कि सब कुछ ठीक है, बल्कि पहले से भी मजबूत। नीता के हाथ से चाय का कप छलक उठा। ये कैसे हो सकता है? युवान ठाकुर मेज पर आया और रशिका के लिए कुर्सी खींची। बैठो डियर वाइफ, उसने ऊंची आवाज में कहा ताकि सब सुन सकें। मोनिका जी की जान में जान आई। शुक्र है मेरे भगवान, सब ठीक हो गया। युवान ने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक नज़र नीता पर डाली, जो पीली पड़ चुकी थी। बुआ जी, युवान ने सख्त लहजे में पुकारा। नीता को समझा दें कि दूसरों के घरों में झांकने की बजाय अपने गिरेबान में झांके। मेरा और मेरी बीबी का मामला अदालत तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, मगर याद रखो, अदालत भी सबूत मांगती है और मेरा सबूत। उसने रशिका की ओर देखकर मुस्कुराया। मेरी बीबी के चेहरे की खुशी है। रशिका एकदम से शर्मा गई और नीता जल भुनकर कबाब हो गई। उसका वार उल्टा पड़ चुका था। वो वहां से उठकर चली गई। समय बीतता गया और रशिका और युवान ठाकुर का प्यार दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया। नीता ने कई बार कोशिश की कि उनके बीच दरार डाले, मगर अब रशिका वो डरी सहमी लड़की नहीं रही थी। वो जानती थी कि उसे युवान का विश्वास कैसे जीतना है। कुछ महीनों के बाद हवेली में फिर एक जश्न का माहौल था। नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे। नीता भी वहां थी, जो अब तक अपनी हार का शोक मना रही थी और अभी भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद युवान रशिका से बेजार हो जाए। अचानक रशिका को खाने की महक से मिचली सी हुई तो उसने तुरंत मुंह पर हाथ रखा और तेजी से वॉशरूम की ओर भागी थी। युवान घबराकर उसके पीछे गया। रशिका, क्या हुआ? मोनिका और बाकी औरतें भी पीछे गईं। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। युवान चिंता में कमरे में चक्कर काट रहा था, जबकि लेडी डॉक्टर अंदर रशिका को चेक कर रही थी। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला और डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर आई। मुबारक हो, डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनते ही युवान ठाकुर के चेहरे पर ऐसी खुशी फैल गई जो बयां से बाहर थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया। मोनिका जी ने श्रद्धापूर्वक भगवान जी के चरणों में अपना सर रख दिया। दादा ठाकुर ने खुशी में हवाई फायरिंग का आदेश दे दिया। युवान ठाकुर कमरे में गया जहां रशिका बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा कमजोरी के बावजूद भी दमक रहा था। युवान उसके पास बैठा और उसके हाथों को चूम लिया। धन्यवाद रशिका, तुमने मेरी जिंदगी पूरी कर दी। तुमने मुझे वो खुशी दी जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी। रशिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सब आपकी मोहब्बत है युवान। दूसरी ओर लाउंज में खड़ी नीता ये खबर सुनकर दीवार से टिक गई। ये उसकी अंतिम हार थी। वो युवान को नामर्द साबित करना चाहती थी और आज युवान ने पिता बनकर उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि उसकी गूंज उसे सारी जिंदगी सुनाई देती रहेगी। बुआ जी ने नीता का कंधा हिलाया। चलो नीता, अब यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं। ये बाजी हम हार चुके हैं। नीता ने हसरत भरी नजरों से ऊपर युवान के कमरे की ओर देखा, जहां अब सिर्फ प्यार, भरोसा और आने वाले नए मेहमान की खुशी थी। उसने अपना बैग उठाया और सिर झुकाकर हवेली से निकल गई। ऊपर कमरे में बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, मगर अब ये डरावनी नहीं बल्कि सुहानी लग रही थी। युवान ने रशिका को अपनी बाहों के घेरे में लिया और खिड़की से बाहर देखा। तुम ठीक कह रही थी रशिका, उसने रशिका के कान में फुसफुसाया। तुम मेरी कैद में हो और अब ये नन्हा मेहमान भी मेरी कैद में आ रहा है। अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। रशिका मुस्कुराई
और अपना सिर युवान ठाकुर के सीने पर रख दिया। मुझे आज़ादी की कोई ज़रूरत नहीं युवान, आपकी कैद ही मेरा स्वर्ग है, और इस स्वर्ग में अब कभी कोई तलाक का नोटिस, कोई नीता या कोई गलतफहमी दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी बुनियाद अब विश्वास और सच्चे प्यार पर रखी गई है। हवेली के माहौल में आज एक अलग ही तरह का सुकून और खुशी का रंग बिखरा हुआ था। पिछले 9 महीनों का सफ़र किसी खूबसूरत सपने की तरह बीता था, जिसमें युवान ने अपनी रशिका को फूलों की तरह संभाला था। वो व्यक्ति जो कभी हवेली में अपनी दहाड़ और रौब के लिए मशहूर था, अब अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की नाज नखरों में सबसे आगे रहता। समय ने पंख लगा दी और वो घड़ी आ गई जिसका पूरे ही परिवार को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। हवेली को आज किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ बिजली के चमकते झूमर थे, देगें चढ़ाई जा रही थी और मेहमानों का आगमन जारी था। ये कोई शादी समारोह नहीं, बल्कि ठाकुर परिवार के वारिस की उपस्थिति का जश्न किसी शाही शादी से कम नहीं था। लॉन्ज में औरतों का हुजूम था, जहां खुशबू और रंग बिरंगे वस्त्रों की बहार थी। मगर इन सब के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जिस पर आग लग रही थी, और वो चेहरा नीता का था। बुआ के जोड़ देने और परिवार की नाक रखने के लिए उसे समारोह में भाग लेना पड़ा, जबकि उसका दिल तो अंदर ही अंदर जल रहा था। वहीं रशिका, जिसे कुछ महीने पहले नीता अनाथ और बेसहारा समझकर कुचलने की कोशिश में लगी हुई थी, आज हवेली की रानी बनी हुई थी और युवान की आंखों का तारा थी। नीता कोने वाले सोफे पर बैठी बार बार नजरें ऊपर सीढ़ियों की ओर उठाती रही, जहां लेडी डॉक्टर और नर्सें रशिका के कमरे में मौजूद थीं, और बाहर युवान ठाकुर बेचैनी से टहल रहा था। युवान की हालत देखने लायक थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वो बार बार अपनी कलाई की घड़ी देख रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अंदर चला जाए, मगर मोनिका जी ने सख्ती से मना कर दिया था। युवान पुत्र, तुम नीचे जाओ, मर्दों का यहाँ क्या काम। मोनिका जी ने उसे कई बार टोका, मगर युवान ने जिद्दी बच्चे की तरह वहीं जमने का फैसला किया। नहीं माँ, रशिका अंदर तकलीफ में है और मैं वहाँ चैन से कैसे बैठ सकता हूँ। उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो केवल एक प्यार करने वाला पति ही महसूस कर सकता है। नीचे बैठी नीता ये दृश्य देखकर अपनी मुट्ठी खींच रही थी। ड्रामे हैं सब, उसने बुआ जी के कान में सरगोशी की। देख लेना, बेटा नहीं बेटी होगी, और फिर युवान का सारा जोश ठंडा पड़ जाएगा। ठाकुर परिवार को बारिश चाहिए और वो ये कमज़ोर लड़की नहीं दे सकेगी। नीता अब भी अपनी खाम ख्याली में थी कि शायद किस्मत उसे कोई और मौका दे दे। समय रेंग रहा था और युवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि अचानक कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। युवान का दिल छलांग लगाकर एकदम गले में आ गया था। वो दरवाजे की ओर भागा ही था कि एक और आवाज़ गूंजी। एक नहीं बल्कि 2 बच्चों के रोने की आवाज़ें एक साथ फिजा में गूंज उठीं। पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। दरवाज़ा खुला और नर्स मुस्कुराती हुई बाहर आई। उसके हाथों में 2 सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए नन्हे नन्हे से वजूद थे। युवान के कदम वहीं ठहर गए। बधाई हो सरदार साहब। नर्स की आवाज़ खुशी से कांप रही थी। भगवान ने आपकी सुन ली। एक नहीं बल्कि 2 शहजादे आए हैं, जुड़वा बेटे हुए हैं। ये खबर सुनते ही युवान ठाकुर वहीं भगवान जी के सामने झुक गया। उसकी आंखों से आंसू निकलकर कालीन में समा गए। नीचे हॉल में मौजूद मोनिका ने जब ये खबर सुनी तो खुशी से नारा लगाया, हे भगवान जी, तेरा लाख लाख धन्यवाद। युवान को 2 चांद आ गए। हवेली में खुशी का तूफान उमड़ पड़ा। दादा ठाकुर ने अपनी बंदूक निकाली और खुशी से हवाई फायरिंग शुरू कर दी। ढोल की थाप पर नौकर भी भांगड़े डालने लगे। नीता का रंग पीला पड़ गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। 2 बेटे, वो बड़बड़ाई, ये नामुमकिन है। युवान कांपते हाथों से अपने बेटे को गोद में उठा चुका था, एक दाएं हाथ में और एक बाएं हाथ में। वो दोनों नन्हे वजूद आंखें बंद किए मुट्ठियां भींचे रो रहे थे। युवान को लगा कि उसने पूरी कायनात को अपनी बाहों में समेट लिया है। उनके चेहरे बिल्कुल युवान जैसे थे, वही तीखे नक्श और वही माथा। युवान ने झुककर बारी बारी दोनों के माथे चूमे। उसके आंसू बच्चों के गालों पर गिरे। इस हवेली में स्वागत है मेरे शेरों, उसने भारी आवाज में कहा। तुमने आते ही अपने पापा का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। वो बच्चों को लेकर रशिका के पास अंदर गया। रशिका बेड पर निढाल लेटी थी। उसका रंग पीला था, मगर आंखों में ममता की ऐसी चमक थी जिसने कमरे को रोशन कर रखा था। युवान ने बच्चों को उसके बगल में लिटाया और रशिका के माथे को प्यार से छुआ। धन्यवाद रशिका, तुमने मुझे आज वो दिया है जिसकी कीमत मैं 7 पीढ़ियों तक चुका नहीं सकता।
रशिका मुस्कुराई। आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये आपकी अमानत है युवान, मैंने तो बस संभाले रखा। इस भावुक पल को देखकर डॉक्टर और नर्सें भी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद जब रशिका और बच्चों को तैयार कर दिया गया तो परिवार वालों को अंदर आने की अनुमति मिली। सबसे पहले दादा ठाकुर और मोनिका जी आए। उन्होंने बच्चों से नोट वार कर सदका दिया। फिर बुआ और नीता जी की बारी आई। नीता कदम घसीटते हुए अंदर आई। उसकी नजरें युवान पर थीं, जो रशिका के सिरहाने बैठा उसका हाथ थामे हुए था। और दूसरी तरफ दो खूबसूरत बच्चे सो रहे थे। ये एक पूर्ण परिवार था, एक ऐसी तस्वीर जिसमें नीता के लिए कोई जगह नहीं थी। युवान ने सिर उठाकर नीता को देखा। उसकी नज़र में कोई ताना नहीं था, कोई गुस्सा नहीं, बल्कि सिर्फ एक विजयी मुस्कान थी। देखो नीता, युवान ने नरमी से कहा, भगवान जिसे चाहता है इज्जत देता है। तुमने जिस व्यक्ति को अधूरा कहा था, आज भगवान ने उसे दुगनी खुशी दी है। नीता की आंखों में शर्मिंदगी के बजाय जलन थी, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। बधाई हो, उसने मुश्किल से कहा और वहां से चली गई। उसका गर्व, उसकी खूबसूरती, उसकी साजिशें सभी इन दो नन्हे बच्चों के आगमन के साथ ही दम तोड़ चुकी थीं। हवेली में जश्न जारी था, मिठाइयां बांटी जा रही थीं और बाहर युवान ठाकुर के बारिशों की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। रात देर तक मेहमान जा चुके थे और हवेली का शोर थम गया था, तो कमरे में सिर्फ युवान, रशिका और उनके दो नन्हे शहजादे जाग रहे थे। थोड़ी देर के बाद बच्चे अब शांत होकर सो चुके थे। रशिका बेड की टेक से कमर लगाकर बैठी थी और युवान उसके पैर दबा रहा था। युवान, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। रशिका ने पैर पीछे खींचने की कोशिश की, मगर युवान ने पकड़ मजबूत रखी। कोई नहीं आएगा, और आ भी जाए तो क्या, अपनी पत्नी की सेवा कर रहा हूँ, युवान ने मुस्कुराकर कहा। रशिका का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। वैसे युवान, आपको नहीं लगता ये दोनों बिल्कुल आप पर गए हैं? गुस्सा भी आप जैसा ही होगा इनका, रशिका ने सोते हुए बच्चों की ओर देखकर कहा। युवान ने एक भौं उठाई। बिल्कुल, मुझ पर जाने चाहिए। शेरों के बच्चे शेर ही होते हैं। और फिर उसने शरारत से रशिका की ओर देखा। लेकिन आंखें तुम पर गई हैं, बही मासूमियत और बही डर। रशिका ने मुंह बनाया। मैं डरपोक नहीं हूँ। युवान हंस पड़ा और बेड पर उसके करीब आकर बैठ गया। अच्छा, फिर वो तलाक की रात वाला डर याद कराऊं? रशिका ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। प्लीज युवान, उस शापित दिन को याद मत करें। मैं तो बस, युवान ने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। जानता हूँ, मैं तो बस छेड़ रहा था। फिर वो गंभीर हुआ और बच्चों की ओर इशारा किया। पता है रशिका, जब मैंने पहली बार इन्हें देखा तो मुझे लगा मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। ये दोनों हमारी मोहब्बत की निशानी है, हमारी उस कैद की निशानी जिसे तुम तोड़ना चाहती थी। रशिका ने युवान के कंधे पर सिर रख दिया। मैं पागल थी युवान, मुझे नहीं पता था आपकी कैद इतनी खूबसूरत होगी। अब तो अगर आप मुझे रिहा भी करना चाहें तो मैं नहीं जाऊंगी। युवान मुस्कुराते हुए रशिका को अपने घेरे में ले गया। अब तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरी जान। पहले तुम सिर्फ मेरी पत्नी थी, अब तुम इन दो बदमाशों की माँ भी हो। अब तो सजा उम्र कैद में बदल गई है। रशिका हंस पड़ी। हे भगवान जी, उम्र कैद? युवान ने उसकी नाक खींची। जी हाँ, उम्र कैद बामशक्कत। अब तुम्हें इन दोनों को भी संभालना होगा और उनके पापा के नखरे भी उठाने होंगे। रशिका ने नकली गुस्से से उसे घूरा। इनके पापा के नखरे तो शादी के पहले दिन से ही उठा रही हूँ। अब बेटों की बारी है। युवान ने उसके कान में सरगोशी की। फिक्र मत करो, बेटों को मैं संभाल लूंगा, तुम बस मुझ पर ध्यान दो। रशिका का चेहरा लाल अनार हुआ। आप सुधर नहीं सकते, युवान ने ठाका लगाया। सुधर गया तो युवान ठाकुर कैसे रहूंगा? बाहर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और कमरे के अंदर मोहब्बत की चांदनी फैली हुई थी। युवान और रशिका ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने बच्चों को देखा। उनका सफ़र जो गलत फहमियों और साजिशों के तूफान से शुरू हुआ, अब एक शांत तट पर लंगर डाल चुका था, जहां सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, विश्वास और खुशियों का बसेरा था। जलन और दुनिया की बातें अब उनकी छोटे से स्वर्ग में कोई मायने नहीं रखती थीं, क्योंकि युवान की कैद अब रशिका के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित और खूबसूरत स्थान बन चुकी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और प्यारी प्यारी और रोमांटिक सी कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, कहानी को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाया करें, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगली नई प्यारी रोमांटिक सी कहानी के साथ।